नमस्कार। संस्कृत भारती के पत्राचार पाठ्यक्रम के अंतर्गत चतुर्थ सोपान जो है कोविद जिसकी पुस्तक है उसमें आप सबका स्वागत है। हम पहले पाठ में जान चुके हैं कि इस पाठ्यक्रम के प्रारंभ में समास की चर्चा की गई है। समास के अंतर्गत हमने समास का परिचय भी प्राप्त किया है। हम यह भी जान चुके हैं कि संस्कृत साहित्य पद्यात्मक प्रायः होने के कारण समास का महत्व बढ़ गया है। मैं संकेत दे चुका हूं कि जैसे ही पद्य आते हैं तो उसमें छंद आता है तो शब्दों की सीमा हो जाती है। शब्दों में जो भिन्न वर्ण हैं उनकी संख्या सीमित हो जाती है। परिणामतः समस्त पद लाने पड़ते हैं और उसमें भी संधि करनी पड़ती है। इस दृष्टि से समास का संस्कृत साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है और पाणिनि व्याकरण के अंतर्गत विस्तृत रूप से इस समास की प्रक्रिया को समझाया गया है। लेकिन हम यहाँ अपने ढंग से बहुत ही सरल पद्धति से कुछ सीमितता को रखते हुए समास के बारे में जान रहे हैं। परिचय के अंतर्गत मैं बता चुका हूं कि समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर हम एक शब्द बनाते हैं और फिर उसमें विभक्ति आदि लगाकर उसे पद का रूप देते हैं। इसकी प्रक्रिया के अंतर्गत हम यह भी जान चुके हैं कि जब हम समास करते हैं तो जो भिन्न भिन्न पद हैं पहले उन पदों को हम मूल रूप में लाते हैं। जैसे रामः च लक्ष्मणः च, हम जान चुके हैं रामः को राम बनाया, लक्ष्मणः को लक्ष्मण बनाया, च जो अव्यय के रूप में है उन्हें हटाया, फिर राम और लक्ष्मण को जोड़ा था, राम लक्ष्मण बना था। फिर क्योंकि ये दो पद हैं और फिर इसका जो उत्तर पद है अर्थात जो बाद वाला पद है उसका अंतिम वर्ण अ है और ये पुल्लिंग है। परिणामतः राम लक्ष्मण के रूप चलाकर द्विवचन में राम लक्ष्मणौ किया था। भिन्न दृष्टि से वाक्यों के संदर्भ में भिन्न प्रकार की विभक्तियां भी लग सकती हैं। जैसे राम लक्ष्मणयोः षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति द्विवचन में, राम लक्ष्मणाभ्याम तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति द्विवचन में। इस प्रकार से हम समास करते हुए इस बात की ओर ध्यान देते हैं कि जोड़ने वाले शब्दों का जो अंतिम शब्द है उसका अंतिम वर्ण कौन सा है और उसका लिंग क्या है, फिर हम उनका वाक्य में प्रयोग करते हैं। अब इस पाठ के अंतर्गत अर्थात द्वितीय पाठ के अंतर्गत हम समास के भेदों अथवा प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। अस्मिन् पाठे वयं समासस्य कति भेदः कति प्रकारः इति वयं पठिष्यामः। यहाँ इसकी भी एक सामान्य चर्चा की जाएगी। भेद अनेक प्रकार के हैं, कुछ जटिलता का रूप भी लिए हुए हैं, लेकिन हम बहुत सरल ढंग से अपनी आवश्यकता के अनुसार इसके रूपों को जानने का प्रयास करेंगे। मैं यहाँ आपको कुछ उदाहरण देते हुए भेदों के बारे में बताऊंगा। देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं कि मुख्य रूप से हमने 4 भेद किए हैं। तत्पुरुषः, द्वन्द्वः, बहुव्रीहि, अव्ययी भावः। तत्पुरुष समासः, द्वन्द्व समासः, बहुव्रीहि समासः, अव्ययी भाव समासः। इनके समक्ष मैंने उदाहरण भी लिखे हैं, लेकिन तत्पुरुष के सामने मैंने फिर 2 बातें और लिखी हैं। कर्मधारयः द्विगुः, अर्थात तत्पुरुष के 2 और प्रमुख भेद हैं। और भी भेद होंगे, वो बाद में जानेंगे, लेकिन यहाँ कर्मधारयः और द्विगुः
उदाहरण भी देखिए, कर्मधारय नील मेघः, यह हम पहले पाठ के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। ऐसे ही द्विगुः त्रिलोकी, इस प्रकार का भी हमने एक पद पहले पाठ के अंतर्गत पढ़ा था। इसकी विस्तार में चर्चा कुछ समय के बाद हम करेंगे, लेकिन इतना मानकर चल सकते हैं कि तत्पुरुष समास के दो प्रमुख और भेद हैं, कर्मधारय और द्विगुः। द्वंद्व समास में हम देख रहे हैं राम लक्ष्मणौ, और इसका उदाहरण हम देख रहे हैं रामः च लक्ष्मणः च। अर्थात इस उदाहरण को भी हम जो पहले पढ़ चुके हैं वह यहाँ उदाहरण के रूप में दिया गया है। फिर बहुव्रीहि समासः, उदाहरण दिया गया है पुस्तक हस्तः, फिर उसका विग्रह रूप दिया गया पुस्तकम हस्ते यस्य सः। फिर अव्ययी भाव समास का उदाहरण दिया गया है उपवृक्षम वृक्षस्य समीपे। तो इस प्रकार से मुख्य भेद देखते हैं तो 4 हैं, अन्यथा 6 भेद भी हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हमारे इस पत्राचार पाठ्य के अंतर्गत ये जो हम समास के भिन्न भेद पढ़ेंगे, उसके उदाहरण पढ़ेंगे, उसके नियम भी पढ़ेंगे और जानेंगे किस प्रकार से हम समास की प्रक्रिया को अपनाते हैं। वयमत्र द्रक्ष्यामः कथम समासः क्रियते। तत्र रूप द्वयम् आसीत्, हम ये बात जान चुके हैं, 2 रूप थे। एक जैसे नील मेघः, यहाँ समस्त पद है, और फिर नीलः मेघः प्रथम पाठ में हम पढ़ चुके हैं, वह विग्रह अवस्था है। अर्थात जब हम 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ देते हैं तो जो परिणाम निकलता है वो समस्त पद के रूप में निकलता है, और जब हम उन्हें अलग अलग कर देते हैं तो विग्रह का रूप निकलता है। हम प्रथम पाठ में इस उदाहरण को भी देख चुके थे, पुस्तक हस्तः, यहाँ पुस्तक और हस्त मिलकर आया है तो ये समस्त पद है, लेकिन पुस्तकम हस्ते यस्य सः, यहाँ विग्रह रूप है। जब हम बहुव्रीहि के बारे में पढ़ेंगे तो हम और विस्तार से इसके बारे में जानेंगे। अब यहाँ केवल एक ही मुख्य बिंदु हमारे सामने आया है। एकम एव बिंदु वयम अत्र पठितवन्तः उदाहरण ही सह यत् समासस्य प्रायः मुख्य रूपेण 4 भेदाः सन्ति। तत्पुरुष समासः, द्वंद्व समासः, बहुव्रीहि समासः, अव्ययी भाव समासः। उदाहरणानि तत्र दत्तानि सन्ति, इनके उदाहरण भी हमने दिए हैं। द्वंद्व समास में राम लक्ष्मणौ, रामः च लक्ष्मणः च। बहुव्रीहि समास में पुस्तक हस्तः, पुस्तकम हस्ते यस्य सः। अव्ययी भाव समास में उपवृक्षम वृक्षस्य समीपे। मैं संकेत दे चुका था, यहाँ उप तो दिखाई नहीं दे रहा, फिर कैसे आया है? जब हम अव्ययी भाव समास को पढ़ेंगे, यदा वयम अव्ययी भाव समासं पठिष्यामः तदा वयम ज्ञास्यामः अत्र उप इति अव्यय पदस्य प्रयोगः किमर्थं कृतः वर्तते। 4 प्रमुख भेद हैं, लेकिन फिर कर्मधारय और द्विगु जो तत्पुरुष के भेद हैं, उस दृष्टि से हम 6 भेद भी कर देते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं तत्पुरुष समासः के बाद मैंने लिखा है उत्तर पद प्रधानम। हम जानेंगे उत्तर पद प्रधान से क्या अभिप्राय है। फिर इस तत्पुरुष समास के अंतर्गत मैंने 7 भेद और लिखे हैं। प्रथमा तत्पुरुषः, द्वितीया तत्पुरुषः, तृतीया तत्पुरुषः, चतुर्थी तत्पुरुषः, पंचमी तत्पुरुषः, षष्ठी तत्पुरुषः, सप्तमी तत्पुरुषः। एक हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है, प्रथमा तत्पुरुषः या द्वितीय तत्पुरुषः, इस प्रकार से क्या अभिप्राय है? हमने इसे प्रथमा तत्पुरुषः आदि क्यों कहा है? प्रथमा कहने से क्या अभिप्राय हो सकता है, और फिर क्यों हम इसे प्रथमा कह रहे हैं? यदि सप्तमी तत्पुरुष है तो सप्तमी से क्या अभिप्राय है? क्यों इसका हमने नाम सप्तमी तत्पुरुष रखा है? यहाँ हम
कुछ उदाहरण भी देख रहे हैं। इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से मैं बात को समझाने का प्रयास करूंगा और फिर हमारी पुस्तक में दिए गए इन भिन्न उदाहरणों को भी हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और तत्पुरुष समास के कुछ और उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए हम तत्पुरुष के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जब मैं कहता हूं तत्पुरुष समासः और फिर कहा उत्तर पद प्रधानम, ये ध्यान रखिएगा, यह बिंदु बार बार आता है। कई बार समास में हम कहेंगे पूर्व पद प्रधानम, कई बार कहेंगे उत्तर पद प्रधानम, कई बार कहेंगे उभय पद प्रधानम। तो 3 प्रकार की बातें आएंगी, पूर्व पद, उत्तर पद और उभय पद। हम इस बात का संकेत पा चुके हैं कि पूर्व पद कहने से अभिप्राय है समस्त पद का पहले वाला भाग, अर्थात ग्राम गतः। इसमें ग्राम पूर्व पद है, पूर्व शब्द के रूप में भी कहेंगे, और गतः द्वितीय है, तो यह उत्तर पद कहलाएगा और यह हमारा पूर्व पद कहलाएगा। ग्रामम गतः, यहाँ ग्रामम पूर्व पद है और गतः उत्तर पद है। इस प्रकार से जो हम जान चुके हैं उसको थोड़ा सा ध्यान में हम रखेंगे। आइए एक बात को जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर प्रधानता से क्या अभिप्राय है। यदि आप गहन रूप में व्याकरण पढ़ेंगे तो अनेक अर्थ और भी अभिप्रेत होंगे, लेकिन हमारे स्तर पर संक्षिप्त जानकारी के रूप में हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैंने यहां 2 उदाहरण लिखे हैं। राजपुरुषः गच्छति और फिर राजपुरुषौ गच्छतः, यह मानकर चलिए। अब दिखने को यहां 2 शब्द हम देख रहे हैं, राज और पुरुषः। राज शब्द राजन का रूप है, राजन था न कैसे हटा, वो एक अलग प्रश्न है, वो विस्तार में पढ़ेंगे। लेकिन राजन से राज बना है और पुरुष से पुरुष बना है। गच्छति, देखिए अब पद तो 2 हैं, राज और पुरुषः, लेकिन यहां क्रिया एक वचन में है। क्यों क्रिया एक वचन में है? क्योंकि जाने वाला कौन है? पुरुष है। उस पुरुष का संबंध राजा के साथ है। राजा का पुरुष जाता है, लेकिन जाने वाला कौन है? एक है, पुरुषः। इसका अर्थ है यहां एक वचन का जो रूप आया है वह पुरुषः के कारण आया है। यह बात अलग होगी कि पुरुषः का संबंध राजा के साथ है, कि वो राजपुरुष है, राजपुत्र भी हो सकता है। हाँ, यदि राम लक्ष्मणौ आ जाए तो रामः गच्छति, लक्ष्मणः गच्छति, राम लक्ष्मणौ गच्छतः, तो हमारा राम का भी महत्व है, लक्ष्मण का भी महत्व है। लेकिन यहां केवल एक संबंध बताया गया है कि राजा का पुरुष जाता है। फिर यहां देखिए, राजपुरुषौ, यदि मैं यहां पुरुषौ कर दूं तो यहां गच्छतः, यहां द्विवचन है तो यहां भी द्विवचन हो जाएगा। ऐसे ही राजपुरुषः गच्छन्ति, तो वहां बहुवचन हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ कि क्रिया का संबंध समस्त पद राजपुरुष में पुरुष के साथ है। यह मुख्य है। संस्कृत में क्रिया का सर्वाधिक महत्व होता है और क्रिया किसके अनुसार चल रही है, क्रिया को कौन प्रभावित कर रहा है, उस दृष्टि से हम प्रधानत्व का रूप ले रहे हैं। अर्थात जब मैं कहता हूं उत्तर पद प्रधानम, उत्तर पद प्रधान है, तो इसका अर्थ है क्रिया किसके अनुसार चलेगी। तो क्रिया क्योंकि उत्तर पद पुरुष के कारण चल रही है, यहाँ एक वचन था तो यहाँ भी एक वचन हुआ, यहाँ द्विवचन हुआ तो यहाँ द्विवचन हो गया। इस दृष्टि से प्रधानत्व का हम स्वरूप लेंगे कि अंततः क्रिया किस पर आधारित है। एक और उदाहरण लेते हैं, द्वंद्व समास का लेंगे। क्यों द्वंद्व कहलाया वो द्वंद्व समास के अंतर्गत पढ़ेंगे। राम लक्ष्मणौ गच्छतः, अब यहां राम भी जा रहे हैं, लक्ष्मण भी जा रहे हैं, क्योंकि दोनों के आधार पर हम गच्छतः लगा रहे हैं, तो हम कहते हैं द्वंद्व समास, अर्थात उभय पद प्रधान।
उसमें दोनों पद प्रधान होंगे, क्योंकि क्रिया द्विवचन में आ रही है तो उसका मूल कारण है राम भी जाते हैं, लक्ष्मण भी जाते हैं, तो राम लक्ष्मणौ गच्छतः। बहुत सरल रूप से संक्षिप्त भूमिका के साथ हम इस बात को अपने ध्यान में रखेंगे। आइए अब हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। तत्पुरुष समास के ये 7 भेद हमने देखे हैं। हम थोड़ा सा इनके उदाहरण को देखकर बात को समझने का प्रयास करेंगे। एक उदाहरण है अर्ध दिनम। इसका विग्रह बनता है अर्धम दिनम, आधा दिन। ग्राम गतः, ग्रामम गतः, गांव गया हुआ, ग्रामम गतः। विद्या मान्यः, विद्यया मान्यः, विग्रह रूप है विद्यया मान्यः। देश हितम, देशाय हितम। चोर भयम, चोरात् भयम। देवालयः, देवस्य आलयः। दानशूरः, दाने शूरः। हम इसके विग्रह के रूप की ओर ध्यान देंगे। अब देखिएगा यहाँ अर्धम दिनम, अर्धम में प्रथमा विभक्ति है। यह बात अलग है नपुंसकलिंग होने के कारण, क्योंकि आगे दिनम है, नपुंसकलिंग का है, इसलिए अर्ध उसका विशेषण बन गया है। तो यहाँ भी अर्धम दिखाई दे रहा है। और हम जानते हैं नपुंसकलिंग में अकारांत में फलम, फले, फलानी, ऐसे ही अर्धम का भी रूप जो है वो दिखाई लगता है कि द्वितीय विभक्ति होगी, लेकिन नपुंसकलिंग में वह प्रथमा विभक्ति के रूप में है। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति है अर्धम दिनम। कुछ उदाहरण और लेंगे, जब पुल्लिंग का होगा तब इस बात को और भी अच्छी तरह से हम समझेंगे। ग्रामम गतः, गांव को गया हुआ, वह व्यक्ति जो गांव को गया है। ग्रामम गतः, यहां द्वितीय विभक्ति है। यहां प्रथमा विभक्ति थी। विद्यया मान्यः, लता की तरह रूप चलेंगे, यहां तृतीय विभक्ति है। देशाय हितम, यहां चतुर्थी विभक्ति है। चोरात् भयम, यहां पंचमी विभक्ति है। देवस्य आलयः, यहां षष्ठी विभक्ति है। दाने शूरः, यहां सप्तमी विभक्ति है। तो हम देख रहे हैं पूर्व पद में जो विभक्ति है उसे ध्यान में रखना होगा। समास का नाम उसी पर आधारित है, क्योंकि यहां अर्धम प्रथमा विभक्ति में है तो समास का नाम बन गया प्रथमा तत्पुरुषः। यहां ग्रामम गतः, ग्राम में मैंने कहा द्वितीय विभक्ति है, तो द्वितीय विभक्ति के कारण यह उदाहरण बन गया द्वितीय तत्पुरुषः कः। विद्या मान्यः, विद्यया मान्यः, यहां तृतीय विभक्ति है तो इसका नाम पड़ गया तृतीय तत्पुरुषः। देशाय हितम, चतुर्थी है तो चतुर्थी तत्पुरुषः। चोरात् भयम, यहां पंचमी है तो पंचमी तत्पुरुषः। देवस्य आलयः, षष्ठी है तो षष्ठी तत्पुरुषः। दाने शूरः, सप्तमी है तो सप्तमी तत्पुरुषः। अर्थात पूर्व पद में जो विभक्ति है उस विभक्ति के आधार पर तत्पुरुष के समास का नाम पड़ जाता है। इस दृष्टि से तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो प्रथमा तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष आदि हैं, हम उसका नाम कैसे रखते हैं इस ओर मैंने आपका ध्यान दिया है। एक छोटा सा बिंदु की ओर मैं आपका और ध्यान लूंगा। यहां ध्यान दीजिएगा, यह पुरुष है। ये इसलिए बताया कि अनेकों बार मैंने देखा लोग इसे इस तरह से लिख देते हैं। ध्यान रखना, यह गलत है, क्योंकि यहाँ दीर्घ रूप है र और उ, यहाँ रू है, ये ऐसे बन जाएगा, यह र और उ। तत्पुरुष में इसका प्रयोग होता है, इसका प्रयोग नहीं होता। अतः लिखते हुए ध्यान रखें कहीं रू न बन जाए। तो तत्पुरुषः, इस प्रकार से तत्पुरुष समास के अंतर्गत हमने तत्पुरुष का सामान्य परिचय पाया। एक ओर से हमने देखा था उसके दो प्रमुख भेद कर्मधारय और द्विगु था। फिर देखा
इसके कुछ विशिष्ट आधार, इसके जो 7 रूप हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अर्थात पूर्व पद की कौन सी विभक्ति है, उस आधार पर हमने इसके रूप को पहचाना है। इस भूमिका के साथ अब हम अपनी पुस्तक में दिए गए उदाहरणों को और सामग्री की ओर ध्यान देंगे और मेरा आपसे अनुरोध होगा, आप अपनी पुस्तक निकालिए और इसके द्वितीय पाठ को खोलिए। उद्घाटयतु द्वितीयं पाठम्। अत्र वयं पश्यामः यत्किंचित् वयम् अत्र अवगतवन्तः तस्य कथम अनुप्रयोगः वर्तते। यहाँ जो हमने जाना उसका कैसे अनुप्रयोग हुआ है, अब उस बात को हम यहाँ उदाहरणों के साथ देखेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं, भवन्तः अत्र पश्यन्ते, अत्र एक मंजूषा वर्तते, एक बॉक्स दिया गया है। इसमें भी समास के भेद हैं, तत्पुरुषः, द्वंद्वः, बहुव्रीहि, अव्ययी भावः, और फिर तत्पुरुष में कर्मधारयः, द्विगु। तो 4 प्रमुख हैं, फिर 2 ये भेद जोड़े तो 6 भेद भी हम देखते हैं, अन्यथा प्रमुख रूप से 4 भेद हैं। नीचे अभाग में तत्पुरुषः सामान्यः, सामान्य से अभिप्राय है यह जो हमने देखा है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी के आधार पर, इन भेदों को हम तत्पुरुष के सामान्य भेद कहते हैं। एते भेदः सामान्य भेदः कथ्यन्ते। तो जब लिखते हैं कि सामान्य भेद, उससे यही अभिप्राय है कि विग्रह अवस्था में पूर्व पद में कौन सी विभक्ति है, उस विभक्ति के आधार पर समास का नाम पड़ा है, और यह जो नाम पड़ा है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, तत्पुरुषः, तो ये सामान्य भेद कहलाते हैं। थोड़ा सा आपके मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि विभक्ति कैसे जुड़ी है। उसके लिए हमने जो पहले पढ़ा है उसे देखना होगा, जो हम शिक्षा तक पढ़ चुके हैं। अनेक बार अनेक पदों के कारण भी विभक्ति लगा करती है, जैसे सहयोगे तृतीया। जब हम अव्ययी भाव समास देखेंगे तब इस बात को समझने का प्रयास भी करेंगे, अथवा अन्यत्र भी कहीं होगा। तो विभक्ति लगने का क्या कारण है वो एक अलग प्रश्न है, परंतु समास का नाम क्यों ऐसा पड़ा है वह हमारे लिए प्रमुख है। तो इस प्रकार से प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी आदि के आधार पर जो हमने तत्पुरुष का नाम रखा है, यह सामान्य तत्पुरुष कहलाता है। इसलिए आपके कोष्ठक में है, यहाँ दिया है तत्पुरुषः सामान्यः, अर्थात हम इन सामान्य तत्पुरुष की चर्चा कर रहे हैं। आइए देखते हैं। तत्पुरुष समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, जो हम जान चुके हैं। उदाहरण दिए गए हैं, इन उदाहरणों को भी हम पढ़ चुके हैं। हम इसके बाद आते हैं जहाँ लिखा हुआ है नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। उन लगभग ये 10 वाक्य दिए गए हैं, और फिर इनमें भी जैसे हमने प्रथम पाठ में देखा था, यथा वयं प्रथमे पाठे दृष्टवन्तः अनेकानि पदानि स्थूल पदानि आसन् तत्रैव समस्त पदानां प्रयोगः आसीत्। अत्रापि एतेषु 10 वाक्येषु कानिचित् पदानि स्थूलानि सन्ति, तत्र एव तत्पुरुष समासस्य उदाहरणानि सन्ति इति वयम् अत्र द्रक्ष्यामः। आइए वाक्य पढ़ते हैं। प्रथमं वाक्यं, श्रीदेवी अद्य केवलम् अर्धदिनं कार्यं कृतवती। श्रीदेवी अद्य, श्रीदेवी ने अद्य आज केवल अर्धदिनम, आधा दिन ही कार्य किया है। अर्धदिनम, अर्धम दिनम, अर्धदिनम, अर्धम दिनम, क्योंकि यहाँ दिन नपुंसकलिंग में है, अर्ध उसका विशेषण बन चुका है, इसलिए यहाँ भी प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत अर्धम बना है। अगर यहाँ पुल्लिंग होता तो यह भी पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाता। कूपपतितः बालकः कष्टेन जनहि रक्षितः। कूपपतितः स्वाभाविक है, कूपपतितः यहाँ समस्त पद है,
क्योंकि इसमें दो पद मिले हुए हैं, कूप और पतित। नीचे देखिए इसका, फिर आप समझेंगे कौन सी विभक्ति इसमें प्रयुक्त हुई है। कूप पतितः, कुएं में गिरा, कूपे पतितः, कूपे पतितः बालकः हम यह भी कह सकते हैं। तो कुएं में गिरे बच्चे को लोगों ने बड़ी कठिनाई से बचाया। तो हमारा ध्यान कूप पतितः पद पर रहे समास की दृष्टि से। मातृसदृशी, मातृसदृशी सुभद्रा पाक कलायाम निपुणा अस्ति। यह मातृसदृशी पद में समास है, माता के समान। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे पाक कलायाम, यहाँ भी पाक और कलायाम दोनों का योग हुआ है, वहाँ भी समस्त पद आ जाएगा। लेकिन यहाँ तत्पुरुष की दृष्टि से इस उदाहरण को बोल्ड किया गया है, इस उदाहरण को स्थूल में दिया गया है। अत्र मातृ सदृशी इति पदम स्थूल रूपेण अस्ति, अतएव अस्माकं अवधानम तत्रैव भविष्यति। कुत्रचित् भूत बलि देव पूजायाः भागः अस्ति। अत्रपि भूत बलि स्थूल पदमिति वर्तते। भूत बलिः यद्यपि देव पूजायाः तत्रपि समस्त पदम वर्तते, परंतु वयम अत्र अवधानम दास्यामः भूत बलिः इति पदे। अर्थ देखिए, कुत्रचित कहीं कहीं भूत बलि देवताओं की पूजा का भाग है। भूत बलि देव पूजायाः देवताओं की पूजा का भाग है। ये इसका वाक्य अर्थ यहाँ दिया हुआ है। इदानीन्तन काले चोर भयम अधिकम अस्ति। इदानीन्तन काले, आजकल, चोर भयम, यद्यपि यहाँ आप देखेंगे लिखा हुआ है चोरों का भय, अर्थ में चोरों का भय आ गया है, लेकिन संस्कृत की दृष्टि से चोरात भयम हम इसका पंचमी में अनुवाद किया है। अन्यथा चोरस्य भयम भी बनेगा, लेकिन भी धातु के कारण हम पंचमी लगाते हैं, तो इसलिए चोरात भयम अर्थ का भाव में आ रहा है, लेकिन यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग हम कर चुके हैं। चोरात भयम, अतः यहाँ पंचमी थी, तो यहाँ पंचमी तत्पुरुष समास हम देख रहे हैं। संगीतशाला अद्य शोभमाना अस्ति। संगीतशालायाः, संगीतशाला, संगीतस्य शाला इति। आज संगीत विद्यालय शोभा युक्त है, यहाँ यह अर्थ दिया हुआ है। श्रीमान शेषण्णः वीणा वादन निपुणः आसीत्। श्री शेषण जी वीणा वादन में निपुण थे। यहाँ वीणा वादन निपुणः यह समस्त पद दिया गया है। यहाँ विग्रह हम देखेंगे, यद्यपि आप देखिए ध्यान से, तो वीणा वादन निपुणः, यहाँ तीन पद हैं, वीणा वादन निपुणः, तो तीन पदों का यहाँ समास हुआ है। यहाँ समझाते हुए उसे दो पदों में दिखाया गया है, लेकिन मुख्यतः यहाँ तीन पद हैं। श्रीमान शेषण जी वीणा वादन में निपुण थे। सर्वे समुद्र तटम बहु इच्छन्ति। सभी समुद्र तट को, समुद्र से तटम, समुद्र तटम को बहुत इच्छन्ति, चाहते हैं। वेद पंडितः श्रीकंठमूर्तिः सर्वान् बोधितवान्। वेद पंडितः, वेदों के पंडित, वेदों के विद्वान श्री कंठमूर्ति ने सबको संबोधित किया, सबको समझाया। बोधितवान इति। काव्य कुशलः कवि आशु कवितां रचितवान। काव्य कुशलः यहाँ स्थूल पद है, तो हमारा अवधान वहाँ रहेगा। काव्य में कुशल कवि ने तत्काल कविता रची। आशु कविताम तत्काल, जो व्यक्ति बहुत शीघ्र ही उसी समय रचना कर डालता है, कुछ लिख डालता है, तो आशु लेखक, आशु कवि। इस प्रकार से कोई चित्रकला बनाता है, आशु चित्रकारः, तो आशु यहाँ तत्काल के अर्थ में आया हुआ है। तो इन वाक्यों में हमने दोबारा देखें एक बार, अर्थ दिनम कूपपतितः
मातृसदृशी भूतबलिः चोरभयं संगीतशाला वीणा वादन निपुणः समुद्रतटम वेद पंडितः काव्य कुशलः। ये जो स्थूल पद दिखाए गए हैं अर्थात जिन्हें बोल्ड के रूप में दिखाया गया है, अब उन्हें यहाँ स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। नीचे आप देखेंगे अर्ध दिनम, अर्धम दिनम इति, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दिनस्य लिख दिया है, आप दिनस्य को दिनम कर सकते हैं। दिनस्य भी किसी और अर्थ में आ जाएगा, लेकिन अर्धम दिनम यहाँ भाव वही होना चाहिए था, अर्धम दिनम इति। स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया गया कि अर्धम दिनस्य, दिन का आधा भाग अर्थात अर्ध दिनम, लेकिन आप अर्धम दिनम भी करके चल सकते हैं। कूपम पतितः, कूप पतितः। मात्रा सदृशी, मातृ सदृशी। भूत बलिः, भूतेभ्य बलिः। चोरात भयम, चोर भयम। संगीतस्य शाला, संगीतशाला। वीणा वादने निपुणः। वीणाया वादनम यह भी कर सकते हैं, उसके बाद वीणा वादने निपुणः यह रूप भी आएगा। काव्ये कुशलः, काव्ये कुशलः। समुद्रस्य तटः, समुद्र तटः। इस प्रकार से जो स्थूल पद दिए गए हैं उन स्थूल पदों का विग्रह क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, जब वाक्य बनता है तो वाक्य में इन पदों के बाद में आवश्यकता अनुसार विभक्ति लगती है। हो सकता है कहीं हम कह सकते हैं समुद्र तटम प्रति, समुद्र तटात, समुद्र तटेन, समुद्र तटे, समुद्र तटस्य, अर्थात एक बार जब समास हो जाएगा उसके पश्चात वाक्य के भाव के अनुसार उत्तर पद के लिंग आदि को ध्यान में रखते हुए, वचन आदि को ध्यान में रखते हुए, अंत में कौन सा वर्ण है उस वर्ण को ध्यान में रखते हुए हम उस पद का, समस्त पद का वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास के अंतर्गत हमने सामान्य तत्पुरुष को जानने का प्रयास किया। पुनरावृत्ति के रूप में मैं इसे फिर बता रहा हूं, फिर इसके कुछ विशिष्ट रूपों को भी हम देखने का प्रयास करेंगे। हम जान चुके हैं समास के भेदों में तत्पुरुष समास के अंतर्गत हम कहते हैं उत्तर पद प्रधानम, अर्थात तत्पुरुष ऐसा समास है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे देश हितम, तो हितम उत्तर पद है तो यह प्रधानता के अर्थ में माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? यहाँ हम उदाहरण देख चुके हैं कि क्रिया के साथ हम अन्वय करते हैं कि अंततः क्रिया किसके अनुसार चल रही है। यदि पुरुषौ द्विवचने हैं तो फिर गच्छतः, पुरुषः एक वचन में है तो गच्छति, और जो इसका पहला पद है वो तो संबंध को बताता है, राज पुरुषः। फिर सामान्य रूप से इसके भेद किए गए हैं। प्रथमा तत्पुरुषः, द्वितीय तत्पुरुषः, तृतीय तत्पुरुषः, चतुर्थी तत्पुरुषः, पंचमी तत्पुरुषः, षष्ठी तत्पुरुषः, सप्तमी तत्पुरुषः। और बता चुके हैं इसके अंतर्गत जब विग्रह किया जाता है, जो पूर्व पद है, पूर्व पद की कौन सी विभक्ति है उस आधार पर इसका नाम रखा गया है। देवस्य आलयः, यहाँ देवस्य षष्ठी में है तो षष्ठी तत्पुरुष समास का नाम पड़ गया है। दानशूरः, दाने शूरः, दाने सप्तमी में है तो सप्तमी तत्पुरुष नाम इसका पड़ गया है। इसलिए उत्तर पद और प्रधान पद के अंतर्गत पूर्व पद की जो विभक्ति है उस आधार पर सामान्य तत्पुरुष समास का नाम पड़ जाता है। मैंने आपका ध्यान एक और बिंदु की ओर भी लिया था कि प्रायः अनेक बार लोग पुरुष लिख जाते हैं, जो गलत होगा। हमें ध्यान रखना होगा यहाँ ह्रस्व उ है, पुरुषः, और दोनों में अंतर कैसे करते हैं। जब ह्रस्व होता है तो यहाँ से हम मात्रा लेते हैं, और यदि दीर्घ होता है तो हम इसे इस रूप में मात्रा लेते हैं। यह दीर्घ ऊ का परिचायक है और यह ह्रस्व ऊ का परिचायक है। तत्पुरुष में हमारा ह्रस्व ऊ आता है। अब हम तत्पुरुष के ही कुछ विशिष्ट भेदों को भी देखते हैं। सामान्य भेद हम जान चुके हैं, अब विशिष्ट भेदों को देखेंगे। और फिर आपसे अनुरोध होगा, आप कृपया अपनी पुस्तक कोविद लीजिए अपने हाथ में और इसे
फिर द्वितीय पाठ के अंतर्गत खोलते हुए आप यहाँ पहुँच जाइए आ नए प्रभृतयः। अ में हमने सामान्य पढ़ा था, अब हम आ के अंतर्गत कुछ विशिष्ट भेदों को जान रहे हैं। आइए पहले हम देखते हैं कि आखिर इससे क्या अभिप्राय है प्रभृतयः। हिंदी में जिसे हम आदि कहते हैं, यहाँ वह अभिप्राय है। नए आदि अर्थात केवलम नए तत्पुरुष नहीं, और भी कुछ इसके भेद हैं। कैसे, आप अपने यहाँ देखिए, कुसमासः, प्रादि समासः, गति समासः, उपपद समासः, अर्थात नए प्रभृतयः, नए आदि, ये विशिष्ट भेद हैं। हम तत्पुरुष के अंतर्गत इनके उदाहरणों को देखेंगे, हम वाक्यों में इनका प्रयोग देखेंगे, जो स्थूल पद दिए गए हैं उनका विग्रह देखेंगे, और फिर हम और गहराई से बाद में इसे समझने का प्रयास करेंगे। आप मानकर चलिए, यह पाठ भी इन भेदों का एक सामान्य सरल परिचय है। आइए हम यहाँ दिए गए कुछ उदाहरणों को देखते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, नए प्रभृतयः, यहाँ अर्थ है नए आदि, अर्थात नए एक तत्पुरुष समास है, कुछ और भी हैं। तो इस प्रकार से प्रायः 5 तत्पुरुषों की चर्चा हम कर रहे हैं। जब मैं कहता हूँ नए प्रभृतयः, तो यहाँ हम प्रायः 5 तत्पुरुषों की चर्चा करने जा रहे हैं, विशिष्ट तत्पुरुषों की। नए समासः, कुसमासः, प्रादि समासः, गति समासः, उपपद समासः, इनका संक्षिप्त परिचय हम उदाहरण के द्वारा प्राप्त करते हैं। नए समासा में हम देखेंगे, शब्द दिया है अधर्मः। इसका विग्रह रूप क्या होगा? आप जान चुके हैं, यह समस्त रूप है, क्योंकि हमने विभिन्न पदों का यहाँ संक्षेपीकरण करके उन्हें मिलाया है, उन्हें जोड़ा है। अलग अलग करें, जो विग्रह रूप कहलाता है, तो वह बन गया न धर्मः इति, अर्थात न धर्मः, जो धर्म नहीं है। यह इसका भाव है, शब्दार्थ नहीं, भाव है, जो धर्म नहीं है। ऐसे ही कुसमासः के अंतर्गत कुपुरुषः, विग्रह होगा कुत्सितः पुरुषः। कुत्सितः बुरा, जो अच्छा नहीं है, पुरुषः पुरुष, अर्थात बुरा व्यक्ति। कुत्सितः पुरुषः, बुरा व्यक्ति। प्रादि समासः, ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रादि है, प्रादि में प्र आदि, प्र एक वर्ग के अंतर्गत है, जिसमें और भी बहुत सारे पद आ जाते हैं। तो प्र एक है, इसी तरह से अति भी उसके अंतर्गत आ जाता है। जब हम इसकी व्याख्या देखेंगे, कुछ विस्तार से पढ़ेंगे, तो हम उस बात को जानने का प्रयास करेंगे। तो प्रादि, जिसमें प्र आदि का उपयोग होता है, ऐसा समास जैसे अतिदेवः। अति जो है आधिक्य के अर्थ में है। अतिक्रांत देवः, इसका विग्रह के रूप में देखते हैं, अतिक्रांतम देवः, वह व्यक्ति जो देवताओं का अतिक्रमण कर गया है, देवताओं का अतिक्रमण कर जाने वाला, यह समस्त पद का भाव है। गति समासः, इसके भी एक विशिष्ट अर्थ में हम इस कुछ उदाहरणों को बाद में देखेंगे। यहाँ केवल एक संकेत के रूप में शुक्लीकृत्य, और इसका भाव है विग्रह के रूप में अशुक्लम शुक्लम कृत्वा। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ है जो सफेद नहीं था, जो शुक्ल नहीं था, फिर भी हमने उसे सफेद कर दिया है। अर्थात जो अपने आप में सफेद नहीं था, लेकिन हमने एक प्रक्रिया को अपनाकर सफेद कर दिया है, श्वेत कर दिया है, वह बन जाता है शुक्लीकृत्य। अशुक्लम शुक्लम कृत्वा, आप देख रहे हैं यहाँ कृत्वा है, लेकिन इस कृत्वा को हमने कृत्य के रूप में लिया है। आप थोड़ा पूर्व पठित पाठों का ध्यान दीजिए। पहले जो 3 भाग पढ़े थे, कत्वा प्रत्यय हुआ करता था, लेकिन यदि जिसके पश्चात कत्वा प्रत्यय लगा है, उससे पहले यदि उपसर्ग आदि आ जाए, तो हम कत्वा को बदल देते थे, ल्यप के रूप में ले आते थे।
ठीक यही स्थिति यहाँ हुई है। यहाँ अशुक्लम शुक्लम कृत्वा का भाव जब आया तो हमने शुक्ल को शुक्ली बनाया और इसके आगे आ जाने के कारण त्वा प्रत्यय के स्थान पर लेप प्रत्यय होगा शुक्लीकृत्य, अर्थात जो श्वेत नहीं था, जो शुक्ल नहीं था, जो साफ नहीं था, उसे साफ करके विस्तार में हम इसे बाद में समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ केवल एक सांकेतिक रूप में आपको बताने का प्रयास किया गया है और गति से क्या अभिप्राय है इसकी भी चर्चा हम पश्चात में विस्तार से, बहुत विस्तार से नहीं, फिर भी स्पष्टीकरण हेतु कुछ हम करेंगे। फिर उपपद समासः, इसके अंतर्गत दो उदाहरण दिए गए हैं, कुंभकारः और शास्त्रज्ञ। ये दोनों समस्त पद हैं और विग्रह हुआ कुंभम करोति इति। इस विग्रह का जब हमने समास किया तो समस्त पद बना कुंभकारः। शास्त्रज्ञ शास्त्रम जानाति इति, शास्त्र को जो जानता है। जो का प्रयोग मैं हिंदी के कारण कर रहा हूं, हालांकि संस्कृत में करना कठिन हो जाएगा क्योंकि वो बहुव्रीहि समास बन जाएगा। जब हम बहुव्रीहि पढ़ेंगे तो इस बात को जानेंगे, लेकिन हिंदी के भाव के लिए जो का प्रयोग किया है, अन्यथा केवलम शास्त्रम जानाति इति, शास्त्र को जानता है, इस प्रकार केवल इस भाव में समस्त पद बन गया शास्त्रज्ञ। इस प्रकार से ये जो 5 रूप हम देख रहे हैं, नयत समास, कुसमासः, प्रादि समासः, गति समासः, उपपद समासः, ये विशिष्ट भेद तत्पुरुष के होंगे और इसी को यहाँ सिखाया गया है। नए प्रभृतयः, नए आदि, तो प्रभृति यहाँ आदि के अर्थ में आया है। आइए अब हम इनसे संबद्ध कुछ वाक्यों को पढ़ते हैं और फिर इन भेदों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अपनी पुस्तक का पृष्ठ 31वां पृष्ठ निकालिए और आप उसे देखने का प्रयास कीजिए। यद्यपि 30 पृष्ठे 30वें पृष्ठ पर नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन्हें भी पढ़िएगा। मैं पढ़ता हूँ, केवलम वाचनम करोमि, भवन्तापि वाचनम कुर्वन्तु, परंतु तत्पश्चात अभ्यासः अपि तत्र भवेत् इति मम इच्छा। नीचे लिखिए समासबद्ध शब्दों के विग्रह लिखिए। अर्धफलम, नगरगतः, धनमान्यः, लोकहितम, व्याघ्रभयम, नृपमंदिरम, रणशूरः, अनश्च, कुरूपम, सरलीकृत्य भाष्यकारः। यदि भवन्तः सावधानं पश्यन्ति, एतानि सर्वाणि उदाहरणानि मुख्यरूपेण अस्माकं पाठे अन्यानि यानि उदाहरणानि दत्तानि सन्ति तानि अधिकृत्य एव सन्ति। उदाहरणम् अर्धफलं, तत्र आसीत् अर्धम अर्धदिनम्, अत्र अस्ति अर्धफलं। स्वाभाविकम् अस्ति अर्धम दिनस्य अथवा अर्धम दिनम, अर्धम फलस्य अथवा अर्धफलम्। अहं केवलं संकेतं दत्तवान्। एकम् अन्यत् पश्यामः, नगरगतः, अत्र वयं पश्यामः तत्र आसीत् ग्रामगतः, ग्रामं गतः, अतः अत्र भविष्यति नगरं गतः। एवमेव भवन्तः स्वयमेव एतेषां तत्र विग्रहं करिष्यन्ति इति मम अनुरोधः, विनति। कृपया अभ्यासार्थं पठित बिन्दून् दृष्ट्वा पठित उदाहरणानि स्वीकृत्य एतेषां पदानां समस्तपदानां विग्रहमपि कुर्वन्तु। अधुना नए प्रभृतयः इत्यत्र अंतर्गते वयं कानिचित् वाक्यानि पश्यामः। वाक्येषु पुनः यानि पदानि समस्तपदानि सन्ति तानि पदानि स्थूलरूपेण सन्ति इति वयं द्रक्ष्यामः। पुनः तत्र अनुभावं स्वीकृत्य तत्पश्चात् यानि रूपाणि यत्र दत्तानि सन्ति तेषामपि वयं विग्रहं द्रक्ष्यामः। सज्जनः अधर्मं न सहन्ते, सज्जन लोग अधर्मम, अधर्म अत्र वयं दृष्टवन्तः न धर्मः, तो धर्म यहाँ न्याय के अर्थ में आया हुआ है। अधर्म को अर्थात जो धर्म के अनुकूल नहीं है, जो अन्याय है। यहाँ जब हम आगे पढ़ेंगे नए तत्पुरुष समास को, फिर देखेंगे अनेक बार कुछ रूप बदलते भी हैं। अनीश्वर, ईश्वर, अनीश्वर। जब स्वर से प्रारंभ होगा तो अन लगाएंगे, अन्यथा यदि व्यंजन से पद प्रारंभ होता है तो हम न का उपयोग करते हैं। विस्तार में बाद में जानेंगे। सज्जनः अधर्मम न सहन्ते, सज्जन लोग अन्याय नहीं सहते हैं, सज्जन वृंद अन्याय को सहन नहीं करते हैं। एषः भावः,
अतएव अधर्मम इति तत्र पदम स्थूल रूपेण अस्ति, अत्र नए तत्पुरुष समासः इति वर्तते। वयम अत्र उदाहरण रूपेण वयं दृष्टवन्तः अपि। अग्रिमं वाक्यं दिनेशः क्रीडायाम् अपटुः। अपटुः स्थूल रूपेण अस्ति, अतएव यथा अधर्ममासीत् तथैव अपटुः इति। दिनेश खेलों में पटु नहीं है, अर्थात कुशल नहीं है, अर्थः अपि तत्र प्रदत्तः वर्तते। अतएव पश्चात् वयं विग्रहमपि पुनः द्रक्ष्यामः। जनः कुरूपं न इच्छन्ति, अत्र आसीत् कुपुरुषः, एवमेव कुरूपम। हम कह सकते हैं कि यहाँ कु समास हुआ है। विग्रह अपि अधः दत्ता वर्तते, वयं द्रक्ष्यामः। लोग कुरूपता नहीं चाहते हैं। कुकृत्येन पापम संभवति, पुनः कुसमासः। बुरे कर्मों से ही पाप उपजता है। कुकृत्येन बुरे कर्मों से, तृतीया विभक्ति एकवचने अस्ति, अतएव बुरे कर्मों से तत्र तृतीया विभक्ति तत्र प्रयुक्ता वर्तते, पाप उपजता है। पंचमं वाक्यं सुगुणेन्द्रः तस्य विद्यालयस्य प्राचार्यः अस्ति। उस विद्यालय का प्राचार्य सुगुणेन्द्र है। अब यहाँ देखिए प्राचार्य, हम देख रहे थे प्रादि समासः, यहाँ हमने उदाहरण लिया था अतिदेवः, यहाँ प्र नहीं आया था। बहुत अच्छा हुआ यहाँ प्र का उदाहरण आ गया, अर्थात वो एक गण है, एक समूह है जिसमें इस प्रकार के बहुत से शब्द हैं, उन्हें हम विस्तार से बाद में जानेंगे। तो प्रादि प्र आदि अति उसी के अंतर्गत था, लेकिन अब प्रादि में प्र आ ही गया है कि प्राचार्य, अर्थात यहाँ प्रादि समासः तत्पुरुष के अंतर्गत आया है। उस समास का प्राचार्य सुगुणेन्द्र है। सुजनः केनापि वैरम न करोति। सुजनः अच्छा व्यक्ति किसी के साथ शत्रुता नहीं करता है। भवन्तः स्वयं अर्थम एकवारं पठन्तु। सुगुणः सुजनः, सु अच्छा जनः व्यक्ति। संस्कृतं सरलीकृत्य वयं छात्रान् पाठयामः। सरलीकृत्य अत्र आसीत् शुक्लीकृत्य गति समासः। अशुक्लं शुक्लं कृत्वा, अत्रापि किं भविष्यति, असरलं सरलं कृत्वा। तत् वयं विग्रह रूपेण यत्र दत्तम् अस्ति तत्रापि पठिष्यामः। अतएव अत्र गति समासः इति तत्र वर्तते। एवमेव मातुः आदेशेन पुत्रः स्वप्रकोष्ठं स्वच्छीकृत्य शालां गच्छति। मातुः आदेशेन पुत्रः, माताजी के आदेश के अनुसार पुत्र अपने कक्ष को स्वच्छ करके विद्यालय जाता है। स्वच्छीकृत्य अस्वच्छं स्वच्छं कृत्वा इति। पंजरे स्थितो अपि सिंहः भयंकरः एव। पिंजरे में विद्यमान स्थित सिंह भयंकर है। उपपद समास के अंतर्गत आप इसे देख सकते हैं। और फिर अस्माकं शिक्षकः शास्त्रज्ञः अस्ति, हमारे शिक्षक शास्त्रों को जानने वाले हैं। अब ये जो स्थूल पद थे, यथा अधर्मम, अपटुः, कुरूपम, कुकृत्येन, प्राचार्यः, सुजनः, सरलीकृत्य, स्वच्छीकृत्य, भयंकरः, शास्त्रज्ञः, तत् 10 स्थूल पदानि सन्ति। स्थूल रूपेण सन्ति, बोल्ड रूपेण सन्ति, समस्त पदानि सन्ति। एतेषां समस्त पदानां विग्रह कथं क्रियते कृपया पश्यतु। अधर्मः न धर्मः अधर्मः, न पटुः अपटुः, कुत्सितं रूपं कुरूपं, कुत्सितं कृत्यं कुकृत्यं, प्रगतः आचार्य प्राचार्यः, शोभनः जनः सुजनः, असरलं सरलं कृत्वा सरलीकृत्य, अस्वच्छं स्वच्छं कृत्वा स्वच्छीकृत्य, भयं करोति इति भयंकरः, शास्त्रं जानाति इति शास्त्रज्ञः। अनुमान लगाइए ये किन किन के भेद हैं, तो हम देखेंगे अधर्मः अपटुः, ये दोनों उदाहरण नए तत्पुरुष के माने जाएंगे। स्पष्ट ही है। कुत्सितम रूपम, कुत्सितम कृत्यम, ये दोनों उदाहरण कुसमास के अंतर्गत आ रहे हैं। प्रगतः आचार्यः, शोभनः जनः, ये दोनों उदाहरण प्रादि समास के अंतर्गत
आ गए हैं। असरलम सरलम कृत्वा, अस्वच्छम स्वच्छम कृत्वा, ये दोनों उदाहरण गति समास के अंतर्गत आ गए हैं। और फिर भयं करोति इति भयंकरः, शास्त्रम जानाति इति शास्त्रज्ञः, ये दोनों उदाहरण उपपद समास के हैं। इस प्रकार से इन 10 वाक्यों में दो दो उदाहरण प्रत्येक समास के विशिष्ट तत्पुरुष समास के दिए गए हैं। हमने यहाँ विशिष्ट तत्पुरुष समास के संदर्भ में कुछ परिचय प्राप्त किया है। मैंने कुछ परिचय इसलिए कहा, इनका निर्माण कैसे हुआ है, रचना कैसे हुई है, कौन से नियम आए हैं, प्रादि क्या होता है, गति क्या होता है, उपपद से क्या अभिप्राय है, हमने इन पर विस्तार में चर्चा नहीं की है, न इन्हें हमने विचार पूर्वक देखा है, इसलिए सामान्य परिचय प्राप्त किया है। फिर हम इस समास पुस्तक की सहायता से तृतीय पाठ पढ़ने से पहले कुछ हम फिर इनका विशेष रूप भी पढ़ेंगे और फिर कुछ और उदाहरण देकर बात को समझने का प्रयास करेंगे। इस संक्षिप्त तत्पुरुष संबद्ध भूमिका के साथ इस पाठ की हम यहाँ समाप्ति करते हैं। इसी का विस्तार थोड़ा सा आगे हम फिर देखेंगे, फिर हम तृतीय पाठ की ओर भी जाएंगे। धन्यवाद।